औरंगाबाद शहर में पोलिंग के आखिरी लम्हात झड़पों, मारपीट और लाठीचार्ज की नजर हो गए। पुराने शहर में एनसीपी और एमआईएम के दरमियान जो टकराव हुआ, उन वाकयात ने संजीदा तबके को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। दूसरी तरफ औरंगाबाद की 3 सीटों पर कौन बाजी मारेगा, इस ताल्लुक से मुख्तलिफ तबकात की राय हमने जानने की कोशिश की। पेश रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर में असेंबली इंतखाबात की पोलिंग का अमल मजमूई तौर पर पुरअमन रहा, लेकिन मोमिनपुरा और कटकट गेट इलाके में एनसीपी और एमआईएम के बीच टकराव इतना बढ़ा कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पोलिंग के आखिरी लम्हात हंगामों, मारपीट और एहतजाज के नजर हुए। दोनों वाकयात के ताल्लुक से एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि एनसीपी लीडर की बौखलाहट का नतीजा था। हमने पुलिस को उसी वक्त इन्फॉर्म किया था कि आप इनको कंट्रोल करिए वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उस वक्त कंट्रोल नहीं हुआ। तो बाद में वो लोग दूसरे इलाके में गए, वहाँ पर जाके हमारे कार्यकर्ताओं को मारपीट करना शुरू कर डाले और हद उस वक्त तक हो गई जब वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करे। तो हमने सोचा कि नहीं, अब ये बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब मैं उनको समझाने के लिए गया तो दोबारा हमारे ऊपर फिर हमला करने की कोशिश किए, लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की बरवक्त मुदाखलत और लाठीचार्ज की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस पूरे हंगामे में एमआईएम के मौक़िफ़ पर भी सवाल उठ रहे हैं। शहर के दानिशवरों ने इस हंगामे को शहर की पुरअमन रिवायात के खिलाफ बताया। दानिशवरों और आम शहरियान का कहना है कि सियासी पार्टियों की गिरोहबंदी में नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगना चाहिए। उन्होंने दिखा दिया कि ये 2 कम्युनिटी आके फिर से लड़ाई झगड़े करते हैं और इसका मैसेज जो जाना है वो गलत जाता है। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन कल जो हुआ वो गलत हुआ, वैसा होना नहीं चाहिए था और उसका असर ये हुआ कि मुझे लगता है 5 बजे के आसपास वो वाक़या रोनुमा हुआ और उसके बाद जो है तो ठिया आंदोलन शुरू हो गया। तो 1 घंटे की वोटिंग उससे मुतासिर हुई, मैं ऐसा मानता हूँ। 1988 से अब तक के औरंगाबाद में पुरअमन माहौल में, खा वो इलेक्शन कारपोरेशन के रहो, एमएलए के रहो, एमपी के रहो, बहुत पुरअमन तरीके से चल रहे थे। लेकिन कल ये जो कुछ भी हुआ, ये जीत के नशे में या हार के अफसोस में जो काम किया गया वो बहुत ही अफसोसनाक है। और इस तरह से हमारे नौजवानों का इस्तेमाल करना और उनको भड़काना या करना, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। औरंगाबाद की तीनों असेंबली सीटों को मजमूई वोटिंग तनासुब 60% से आगे नहीं बढ़ पाया। इससे साफ जाहिर है कि वोटरों में पार्लिमानी चुनाव जैसा जज्बा नहीं देखा गया। इसके बावजूद उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लग चुकी है। ताहम कौन बाजी मारेगा, इस पर मुतज़ाद तबसरे सामने आ रहे हैं। सियासी माहिरीन की राय कुछ इस तरह से है। जहाँ तक लोकसभा को और विधानसभा को हम कंपेयर करते हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि ये तीनों भी सीट्स यहाँ से सेना बीजेपी के पाले में जाने की भरपूर संभावना दिख रही है। जहाँ तक औरंगाबाद सेंट्रल की बात है, यहाँ का माहौल जो पिछले 2014 के असेंबली इलेक्शन और उसके बाद 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो लोगों में जज्बा देखा गया, ख़ास तौर से एमआईएम का, वो देखने को नहीं मिला। देखिए, औरंगाबाद में एक सीट तो एमआईएम के पास ही थी सेंटर की, और एक पूर्व की सीट थी जो इस पर गफ्फार कादरी जो है पिछले बार 3-4 हज़ार वोटों से हारे थे। इस बार का जो मुझे लगता है कि सेंटर में जो है वोट तकसीम हुए, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन पूर्व में जो है डॉक्टर गफ्फार कादरी की पोजीशन जो है स्ट्रांग मैं मानता हूँ। औरंगाबाद के तीनों हल्के में सेंट्रल में वैसे से रुखी मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन एक्चुअल मुकाबला शायद 2 रुखी हुआ। और इसमें जिसके जो है तो कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत की होगी उनको इसका फल मिल सकता है। जिसने सिस्टमेटिक वोटिंग कराई हुई होगी उनको इसका जो है तो फ़ायदा हो सकता है। और कोई भी सीट आओ बहुत कम मार्जिन से आएगी। औरंगाबाद के 2 असेंबली हल्के मशरिक और मगरिब में एमआईएम की कामयाबी का इंहिसार दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर है। इसी तरह सेंट्रल असेंबली हल्के में रास मुकाबला बताया जा रहा है। ताहम एमआईएम सेंट्रल हल्के पर अपना तसल्लुत बरकरार रख पाएगी या नहीं, ये 24 अक्टूबर को ही वाज़ेह हो पाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 और इप्सॉस के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में एनडीए हुकूमत अक्सरियत के साथ बनती नजर आ रही है। आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल में एनडीए को कितनी सीटें दी गई हैं और कांग्रेस इत्तेहाद को कितनी सीटें मिल रही हैं। महाराष्ट्र के इंतखाबी नतायज 24 अक्टूबर को आएंगे।
लेकिन इससे पहले न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें महाराष्ट्र में फिर एनडीए की हुकूमत बनती नजर आ रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि हमारे एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें दी गई हैं। पहले बात बीजेपी इत्तेहाद की। न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से बीजेपी को 141 सीटें दी हैं, जबकि शिवसेना को 102 नशिस्तें मिलने का अंदाजा लगाया गया है। यानी महाराष्ट्र में 243 नशिस्तों के साथ बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत बनती नजर आ रही है। बात अगर कांग्रेस इत्तेहाद की करें तो न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र की कुल 288 सीटों में से कांग्रेस को 17 नशिस्तें जबकि एनसीपी को 22 सीटें दी गई हैं। इसके अलावा दीगर को 6 सीटें मिलने की उम्मीद की जा रही है। आइए अब जान लेते हैं कि किन इलाकों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। पहले बात करते हैं कोंकण इलाके की एग्जिट पोल की। कोंकण में बीजेपी को 7, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 0 जबकि एनसीपी को 1 सीट दी गई है। मराठवाड़ा के बारे में बात करें तो यहाँ बीजेपी को 22, शिवसेना को 22, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीटें दी गई हैं। इसके साथ ही थाना के इलाके में बीजेपी को 9, शिवसेना को 8, कांग्रेस को 0 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। महाराष्ट्र के शुमाली इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 14, कांग्रेस को 4 और एनसीपी को 1 सीट दी गई है। जबकि विदर्भ में बीजेपी को 43, शिवसेना को 12, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 2 सीट दी गई है। वहीं महाराष्ट्र के मगरबी खित्ते में बीजेपी को 26, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 15 सीटें दी गई हैं। जबकि वहीं मुंबई के इलाके में बीजेपी को 17, शिवसेना को 16, कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 0 सीट दी गई है। बात वोट शेयर की करें तो कुल वोट में बीजेपी इत्तेहाद के लिए 52% वोट का अंदाजा लगाया गया है, जिसमें बीजेपी को 29% और शिवसेना को 23% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस को 15% और एनसीपी को 13% वोट मिलते नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल में वीआईपी सीट की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस, आदित्य ठाकरे, छगन भुजबल इलेक्शन में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक चौहान और पृथ्वी चौहान एग्जिट पोल के हिसाब से हारते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 और इप्सॉस ने इस एग्जिट पोल के लिए खुसूसी तरीके से एदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए हैं। गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात के सर्वे की तरह ही इस बार भी हमारा दावा है कि इलेक्शन के नताइज हमारे एग्जिट पोल के करीब ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल के रुझानात के मुतल्लिक़ सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी और हरियाणा में बीजेपी को इक़्तिदार के निहायत करीब बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आज़मी ने एग्जिट पोल को कांग्रेस की नाकामी से ताबीर किया है। कि मैं सच मानूं या नहीं मानूं, मैं पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में देखा, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि बीजेपी को इतनी सीटें आएंगी। जैसे ये न्यूज़ आई हमको एक तज्जुब लगा। यूपी में हम लोग अच्छा कर रहे थे और बीएसपी से मिलाने के बाद दोनों का वोट प्लस करो तो हम लोग हर जगह जीत रहे थे, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो बिल्कुल तज्जुब खेज़ था। तो मैं अभी ज़बरदस्ती टेलीविज़न पे ये बोलूँ कि मैं इनके जो है इसको मानता नहीं हूँ, मैं ये गलत है। हाँ, एग्ज़िट पोल गलत है तो मजाक हो जाएगा। देखिए, एग्जिट पोल जो आ रहा है कहीं न कहीं सही नज़र आ रहा है। अब वो कहाँ से निकालते हैं, वो मशीन उनके पास सेट है या क्या है। जब मैं अगर दिमाग लगाता हूँ, सोचता हूँ, तो 1-1 लाख की मीटिंगों में हम पूछते हैं, भाई बीजेपी सरकार आने के बाद आपकी आमदनी बढ़ेगी घटी? तो एक सिंगल आदमी ये नहीं कहता कि हम लोग खुश हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखिए तो क्या हो गया है। नेताओं को बुला करके पकड़ा जा रहा है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पुलिस हो। इन चारों तरफ जो है इनके बिल्कुल हाथ में रख लिया। जैसा लगता है कि देश का संविधान, देश का कानून की कोई हैसियत ही नहीं रह गई है। पहलू खान जैसा आदमी जिसको टेलीविज़न पर मारा गया, टेलीविज़न पर दिखाया गया, मारने वाला कबूल कर रहा है। उसके बाद ये अंसारी वहाँ का जो इसके पहले मारा गया, बिहार के बगल में क्या है वो, देखिए हर जगह पे यही हुआ कि सामने दिख रहा है सब जुर्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन उसके बाद भी फैसला सही नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए
अब महंगाई बढ़ती जा रही है, देश में बेरोजगारी 45 साल में इतनी ज़्यादा नहीं हुई, डेवलपिंग कंट्री की लिस्ट से हिंदुस्तान निकाल दिया गया, बॉर्डर पे रोज़ाना आतंकवादी हमले हो रहे हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सबसे हिंदुस्तान का जो है रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्यों वोट मिल रहा है? एक सोचने की बात है। फिर एग्जिट पोल हो या रिजल्ट जो आ रहा है वो सब का सब बीजेपी को सुन जा रहा है। हाँ, ये मानता हूँ कि कांग्रेस, महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी दोनों, देश में कांग्रेस, बिल्कुल उनकी लीडरशिप ख़त्म होती जा रही है। ये इनके जो नेता हैं, इनके पास जो वर्कर हैं, एमएलएज, ये सब के सब बिल्कुल वसूल वाले नहीं, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं, सब चाहे या डर के मारे या पैसे के लालच में या एमएलए एमपी बनने के लालच में ये पार्टियां छोड़ के भाग रहे हैं। तो कम से कम कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को इसमें एकदम स्ट्रांग कुछ वर्क करना चाहिए, पब्लिक के बीच में जाना चाहिए। इस तरह से उदासी, मायूसी करके इस देश में फ़िरका परस्तों का राज लाना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सपनों को टूटते हुए देखना, मुझे लगता है कि ये उन पार्टियों के लिए जो अपोजिशन में, उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। उन्हें कमर कस लेना चाहिए और ऐसे लालची और तलवे चाटने वाले वर्करों को धक्के मार के भगा देना चाहिए और अच्छे वसूली लोगों को पार्टी में लाकर फिर से एक बार तरोताज़ा होकर उठना चाहिए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महीउद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे, वोटिंग हो चुकी है, 24 को रिजल्ट आने हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स जिस तरह से रुझान दिखा रहे हैं उससे सियासी पार्टियों में कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है? जी देखिए मुनज़्ज़ा, जो रिएक्शन यहाँ पर हमारे सामने आ पा रहा है वो साफ यही है कि सियासी जमातें जो है वो जिनके खिलाफ ये रुझान सामने आया है वो इसकी मुखालिफत कर रही हैं। उनका ये बोलना है कि हालात खराब है, बेरोजगारी है और घोटाले हैं, पंजाब महाराष्ट्र बैंक का मामला है, तो ऐसे मामला होने के बावजूद जो है वो इतनी बड़ी अक्सरियत जो है कैसे मिल सकती है, उस पर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन ये जो एग्जिट पोल बता रहा है वो ये साफ बात है जी कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बाद जो है वो कांग्रेस को बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो अपने गिरेबान में झांकते और अपनी खामियों को दूर करते और इसके अलावा जो है वो अपनी एक नई टीम तैयार करते। लेकिन कांग्रेस ने जो है ये मौका गंवा दिया और उसका खमियाजा जो है वो उसको फिलहाल असेंबली इलेक्शन में भुगतना पड़ा। जैसे कि वसीम आज़मी ने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो मैदान में नहीं आ पाई और मैदान में ना आने की वजह से जो है वो आवाम तक रिसाई नहीं कर पाई। महाराष्ट्र में बहुत से इशू थे, किसानों की खुदकुशी, बेरोजगारी, महंगाई, सूखा, ये चीजें जो है वो बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी का सबब बन सकती थी। लेकिन जिस तरह देखा गया कि महाराष्ट्र में जो है वो दिल्ली के लीडर आने को तैयार नहीं, राहुल गांधी ने भी जो है वो तकरीबन 2 से 3 सभाएं की, तो ये जो नताइज हैं, ये जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ त्रुटि दिखाई देती है और यही वजह है कि कांग्रेस को जो है वो एग्जिट पोल में एनसीपी से भी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल महीउद्दीन, और जिस तरह से वोटिंग के दौरान काफी वॉयलेंस भी देखने को मिली, कितनी तशवीश की बात है? जी महीउद्दीन, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी, क्या मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल? जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जब वोटिंग हो रही थी तो कई जगहों पर झड़पें हुई, मारपीट हुई, तो इस तरह के वॉयलेंस भी देखने को मिली और सियासी पार्टियों के हामी चाहे कारकुनान हो, उन्हीं के जरिए ये वॉयलेंस देखने को मिली। कितनी तशवीश की बात है ये? जी देखिए, बहुत ही तशवीश की बात है और जो हुकूमत महाराष्ट्र है उसके अलावा जो महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसके लिए जो है वो बहुत ही तशवीश की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने जो दावा किया था कि इलेक्शन से पहले जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है बहुत ही अच्छा उन्होंने मेंटेन किया है। हर जगह पे नाकाबंदी लगाई है और नाकाबंदी के साथ साथ जो है बड़े शहरों में आने जाने वाली गाड़ियों को जो है वो चेक किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इस तरह की दुर्घटना हो, इस तरह की घटनाएं होना, धमकी देना, मारपीट करना, पैसे मिलना, ये सब चीजें जो है वो एक डेमोक्रेसी प्रोसेस में जो है बड़ा कलंक है जो नहीं होना चाहिए। इस पर जो है वो अपोजिशन ने सख्त हैरत का इजहार किया और इसके अलावा जो वोटिंग मशीन में जो खराबी पाई गई, कांग्रेस ने जो है वो कई इलाकों में ऐसी निशानदेही की कि कई इलाकों में जो है वो वोटिंग मशीन में खराबी पाई गई और शिकायत के बाद भी इन्हें दुरुस्त नहीं किया गया। तो इस तरह की शिकायतें मौसूल होती रही है। लेकिन अब देखना यह है मुनज़्ज़ा कि 24 तारीख को जो है वो क्या नतीजे आते हैं और जिस तरह के एग्जिट पोल जो चीजें बता रही हैं, एग्जिट पोल में इन्हें जो शिकस्त फतेह का रुझान दिया है वो शिकस्त फतेह का रुझान जो है वो सही हो पाता है कि नहीं।
बिल्कुल मोहिउद्दीन, नताइज 24 अक्टूबर को ही सामने आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं तो कांग्रेस जो है जैसा समझा जा रहा था कि हो सकता है कि लोकसभा इलेक्शंस के बाद इन असेंबली इलेक्शंस में शायद किसी हद तक कांग्रेस जो है रिवाइव कर पाए, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस जो है लोकसभा में की गई गलतियों से अभी भी नहीं सीख पाई है और वही गलतियां दोहराती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखते हैं कांग्रेस की और एनसीपी की कैंपेनिंग आप देखते हैं मुनज़्ज़ा, तो इसमें वाज़ेह होगा कि एनसीपी के लीडरान जो है वो पूरी तरह से इस इलेक्शन को लड़ने में आगे रहे। सभाएं की, जलसे किए, जुलूस किए, पदयात्राएं की, यहाँ तक कि शरद पवार जिनके ऊपर जो है करप्शन के आरोप थे, करप्शन के इल्जाम थे, उनके भतीजे अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के साबिक नायब वज़ीर रह चुके हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे और दीगर लीडरान पे एनसीपी के करप्शन के लीडरान थे, जखन भुजबल पे करप्शन के आरोप थे, इल्जाम थे। इसके बावजूद भी जो है वो एनसीपी ने जो है वो डट के मुकाबला किया और वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। जबकि दूसरा पहलू ये सामने आया है कि कांग्रेस ने जो है वो इलेक्शन से पहले ही हथियार डालते हुए दिखाई दी। बीजेपी लीडरान जो है वो दिल्ली से और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र में आते हैं, वज़ीर आज़म जो है वो 10 से ज्यादा सभाएं करते हैं, अमित शाह जो है वो कई सभाओं में हिस्सा लेते हैं। उसके अलावा बीजेपी की जो आला लीडरान है, जो मंत्री है, जो वज़रा है कैबिनेट के, वो आते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि कांग्रेस के जो लीडरान है वो यहाँ पर जो है नज़ारत दिखाई देते हैं। कांग्रेस का जो है वो प्रचारक का एक फहरिस्त जारी होती है जिसमें जो है वो खाल लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं और उनका असर भी बहुत कम दिखाई देता है। यहाँ पे ना सोनिया गांधी दिखाई दी और राहुल गांधी ने जो है बिल्कुल मोहिउद्दीन, जिस तरह से जिस हिसाब से दीगर पार्टियों ने कैंपेनिंग की, उस हिसाब से जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल भी जोश में नहीं दिखाई दी। वो कैंपेनिंग जिस हिसाब से करनी चाहिए थी, कांग्रेस ने उस तरह की कैंपेनिंग इन इलेक्शंस में बिल्कुल भी नहीं की। मोहिउद्दीन, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र में इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, किसको कितने वोट मिले, किसकी सरकार बनेगी, इस बात पर तबसरा और पेशगोई जारी है। लेकिन उन सब के बीच मुसलमानों ने क्या सोचकर वोट दिया और उनका आने वाला सरकार क्या मुतालबा करती है, जिस पर मुंब्रा के दानिश्वरों ने बताया कि सरकार कोई भी बने लेकिन मुसलमानों के हकूक की अदायगी, रिजर्वेशन का निफाज, औकाफ का तहफ़्फ़ुज़ करे। और मुसलमानों का जो मिजाज है वो ये है कि हम ऐसी सरकार को लाएं जो मुसलमानों के हक़ में काम करे, मुसलमानों के मसाइल को हल करे और ख़ासकर जो मोब लीचिंग वगैरह का मामला चल रहा है उसके लिए कानून बनाकर उस पर सख्त कार्रवाई करते हुए उसको रोक लगाए। मुसलमानों के जो दीनी मसाइल हैं या मिली मसाइल हैं, जैसे कि औकाफ के कारोबार हैं, औकाफ पर मुसलमानों की अजारादारी हो, मुसलमानों के उसमें जो हुकूक है वो मुसलमानों को मिले। ऐसा है कि मुस्लिम अक्सरियत शहर के अंदर जो है वोटिंग परसेंटेज कम होता है, लेकिन अब की चुनाव का ख़ास करके मेरा जो लोगों के बीच में अपील रही और जो मैंने लोगों से बात किया तो मैंने यही अपील किया कि आप वोट डालें। कोई भी हालत में माइनॉरिटीज़ हल्के का जो है परसेंटेज कम से कम 60, 65, 70 का आना चाहिए, जिससे आपकी हुकूमत में भी और जिसके प्रति आप वोट डाल रहे हो, जिसके खिलाफ वोट डाल रहे हो, दोनों के अंदर एक वैल्यूएशन आपकी बढ़ती है। बीजेपी ने अकोला जिले में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। बीजेपी के सीनियर लीडर और अकोला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर विजय अग्रवाल ने कहा है कि 24 अक्टूबर को आने वाले नताइज बीजेपी के लिए खुशाइंद साबित होंगे। उनके मुताबिक पार्टी के कामों और लोगों को रुझान के लिहाज से उनकी जीत यकीनी है। इस जिले में भारतीय जनता पार्टी का गांव में काम है और अकोला के महापालिका, अकोला ज़िले की 4 नगर पालिका, जिला परिषद में साइजेबल संख्या और हमारा पार्टी का 5 साल विकास के मुद्दे पर चलने वाला काम, ये हमारी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बूथ की हमारी रचना और चुनाव के दिन भारतीय जनता पार्टी जिस कामों को लेके लोगों के सामने जाती उसके ऊपर से हमारा विजय निश्चित है।
रियासत की कई असेंबली सीटें हैं जिनमें महाअघाड़ी और महायुति के उम्मीदवार में कड़ी टक्कर है। उन्हीं में से एक है अमरावती हल्के असेंबली सीट, जहां बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख और सोलभा खोड़के के दरमियान कांटे की टक्कर है। इस असेंबली हल्के में मुस्लिम वोटर्स हमेशा ही फैसलाकुन रहे हैं। यही वजह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने इस असेंबली हल्के से मुस्लिम उम्मीदवार अलीम पटेल को मैदान में उतारा था। कमांडर अलीम पटेल के मैदान में होने से मुस्लिम वोटर्स की तकसीम का खदशा जताया जा रहा है, जिसका बराह रास्त नुकसान कांग्रेस की मजबूत उम्मीदवार सोलभा खोड़के की सीट को पड़ सकता है, तो बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सुनील देशमुख को फायदा हो सकता है। नतीजे चाहे जो भी आए, लेकिन इस असेंबली हल्के में कयास आराइयां लगाना और एग्जिट पोल बताना काफी मुश्किल है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साल 2017 में हुए जराइम के एदाद शुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2017 में खवातीन के खिलाफ 3,59,000 जराइम के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुल्क में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 3.6% का इजाफा हुआ है। 2016 की बनस्बत जराइम की शरह बढ़ी है। जराइम के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में कमी वाक़ हुई है। नाज़रीन, वक्त हो गया है कर्नाटक की खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जनूबी कर्नाटक में लगातार बारिश से हालात अबतर, खड़ी फसलें बर्बाद, घरों में दाखिल हुआ पानी। कर्नाटक की अक़लियती बहबूद के वजीर का बीदर दौरा, कई सरकारी दफातर का किया मुआयना, टीचरों की नाराजगी का करना पड़ा सामना। अक़लियतों के लिए गुलबर्गा में मुनक़्क़िद किया गया जॉब मेला, 300 से ज़ायद अक़लियती तलबा ने जॉब मेले में की शिरकत। नौजवानों को हुकूमतों की स्कीमात से इस्तिफ़ादा करने की अपील की। जनूबी कर्नाटक में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से काफी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, कई दरख्त उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जिनका दूसरे इलाकों से राब्ता टूट गया है। सड़कों पर पानी जमा हो जाने और घरों में पानी जमा हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात मजीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश से आम लोग परेशान हैं। स्कूल और सड़कों पर पानी जमा हो जाने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। एक तालिबा ने हुकूमत और इंतजामिया से मदद की अपील मांगी है। ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು 17ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ತಿಳಿಸುವುದು ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ। कर्नाटक के वजीर अक़लियती बहबूद और औक़ाफ़ प्रभु चौहान ने जिला बीदर का तूफानी दौरा किया। प्रभु चौहान ने अवामी मसाइल की यकसोई के लिए नया तरीका अपनाया। प्रभु चौहान ने जिला बीदर के कुल 6 तालुकाजात का हंगामी दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात किया। इस मौके पर वजीर अक़लियती बहबूद ने कहा, कर्नाटक शादी भाग्य स्कीम जारी रहेगी, उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं की जाएगी। हमनाबाद में सरकारी असातिज़ा के एक ग्रुप ने 3 माह से तनख्वाह नहीं मिलने पर प्रभु चौहान का घेराव किया, जिस पर रियासती वजीर ने भरोसा दिलाया कि दिवाली से कबल तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। इस दौरान प्रभु चौहान ने सरकारी दफातर का भी जायजा लिया। रजिस्टर चेक करके खिदमात पर लापरवाही करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। मुझे बहुत 1 महीने से फोन आ रहे हैं कि हमारा सर्वे हो रहा नहीं है, कास्ट मिल रहा नहीं है, अधिकारी बहुत पैसा मांग रहा है, हरासमेंट कर रहा है। इसीलिए मैंने एक निकाला हूँ और सभी तालुके में तहसीलदार के अंडर उसकी निगरानी तहसीलदार करेगा। तहसीलदार एक आदमी डेपोट करेगा, सोमवार से सैटरडे तक वो शटर खोलेगा, खोल के उसके व्याप्ति में जो भी कंप्लेंट है वो खुद शॉर्ट आउट करेगा। मरकज की स्कीम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या ग्रामीण
अभिवर्धि योजना के तहत गुलबर्गा में अक़लियतों के लिए जॉब मेले का इनेकाद किया गया। मकामी तंजीम हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम मंच के इश्तराक से उमार फंक्शन हॉल में इस जॉब मेले का इनेकाद किया गया। जॉब मेले में 300 से ज़ायद अक़लियती नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमतों की कई एक स्कीमात से अक़लियतें नावाकिफ़ हैं, जिसकी वजह से वो इससे इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रही हैं। अक़लियती रहनुमाओं का कहना है कि लाइल्मी की वजह से अक़लियतें आज तरक्की और रोज़गार की दौड़ में पीछे नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। येदियुरप्पा हुकूमत ने रियासत में एनआरसी को नाफिज न करने का ऐलान किया है। अलबत्ता रियासत में मुकीम इमिग्रेंट्स के लिए डेटाबेस बनाने का फैसला जरूर किया है। ज़राए के मुताबिक डेटाबेस में वीज़े की मुद्दत कार ख़त्म होने के बावजूद रियासत में मुकीम तमाम इमिग्रेंट्स और बैरूनी शहरियों का रिकॉर्ड जमा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डेटाबेस जमा करने से गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को ट्रैक करने में हुकूमत को मदद हासिल होगी। बताया जा रहा है कि कर्नाटक में 800 से ज़ायद गैर कानूनी इमिग्रेंट्स मुकीम हैं, जो कि रियासती हुकूमत के लिए एक मसला बने हुए हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसी माह के अवाइल में रियासती वज़ीर दाखिला बसवराज बोमई ने रियासत में एनआरसी नाफिज करने पर गौर ख्वाज करने की बात कही थी, जिस पर अपोजिशन कांग्रेस ने भी मुखालफत की थी। खास बात में इतना ही। आदाब।